कोई डेनमार्क में कुछ कर देता है, कोई फ्रांस में कुछ कर देता है, इस देश में लोग आग लगा देते हैं। इतने जज्बाती हैं। जिस दिन मेजॉरिटी के जज्बात की चिंता अगर किसी ने नहीं की तो इस देश में आर्टिकल 35A और 370 नहीं हटेगा, बहुत कुछ हटेगा इस देश से। हमारे देश में देश गुलाम था, आजाद तथाकथित जिसको आप आजादी कहते हैं, मैं उसे इस देश में सबसे बड़ा फ्रॉड मानता हूं। अगर मैं थोड़ी देर के लिए उस 15 अगस्त को मान भी लूं, क्योंकि वो सरकारी नोटिफिकेशन के तहत है, तो मैं पूछना चाहता हूं भाई कि 1946 में जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री क्यों बने? किसकी वजह से नॉमिनेट हुए? देश तो गुलाम था, फिर प्रधानमंत्री भारत के कैसे हुए वो? और अगर वो 46 में प्रधानमंत्री नॉमिनेट हो गए, जो लंबे समय तक रहे, जब तक पहला चुनाव नहीं रहा, तो अगर हमें इसमें से ही तुलना करनी थी और इसी में से किसी को चुनना था, तो फिर हमने 1943 को उस बहादुर आदमी को क्यों नहीं चुना जिसने ऐलानिया देश की आजादी की घोषणा की? इक्कीस अक्टूबर को एक शख्स आपके बीच में से निकला, उनके परिवार में भी 8-9 बच्चे थे, और उसने अपने ढंग से देश को समझने की कोशिश की, और बिना किसी के कौन साथ आएगा कौन नहीं आएगा, किस रंग का आएगा, किस जाति का आएगा, किस धर्म का आएगा, और वो ये समझ चुका था कि जो लोग भारत में आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं वो आजादी की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, वो अंग्रेजों को इस देश से जाने का एक सॉफ्ट रूट तैयार कर रहे थे। इसलिए गांधी जी ने अंबेडकर जी के सामने धरना दिया। अंबेडकर जी ने यह कह के धरना वापस ले लिया कि गांधी जी बात तो मेरी सही है, लेकिन आप देश के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इसलिए मैं अपनी बात वापस ले रहा हूं। मैं ये बात साहब बार बार इसलिए कह रहा हूं कि मुझे 2 अक्टूबर को भी मुंबई में बोलना है। मैं 2 अक्टूबर को गांधी जी के बारे में कम बोलूंगा और लाल बहादुर शास्त्री के बारे में ज्यादा बोलूंगा। दोनों के उस रूप को मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। गांधी जी ने यही बात सुभाष चंद्र बोस के सामने करी, और गांधी जी के पास एक हथियार था जिसको आज लोग राजनीतिक सत्ता प्राप्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन गांधी जी के बारे में कोई प्रश्न करना इस देश में एक ऐसा वर्ग है कि लगता है कि उनके खुदा सिर्फ गांधी जी हैं। ये वो देश है जिस देश में सीता जी के ऊपर, रामचंद्र जी के ऊपर, लक्ष्मण के ऊपर, कृष्ण जी के ऊपर हर तरीके की डिबेट हो सकती है। जो लोग उसमें आस्था नहीं रखते वो लोग भी डिबेट करते हैं, किताबें लिखते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीए के कोर्स के अंदर यह भी पढ़ाया जाता है कि रावण की छींक से सीता जी पैदा हुई। यह आपके देश के सिलेबस में था और दिल्ली यूनिवर्सिटी में था। हमारे लोगों ने मार्कशीट लेने के लिए हम पास हो जाएं, डिग्री मिल जाए और हमको अच्छी नौकरी मिल जाए, इससे आगे कभी सोचा ही नहीं। लिहाजा उन तमाम लोगों में हमारे लोगों की गिनती ज्यादा थी, लेकिन किसी ने यह सवाल नहीं किया कि सीता जी के बारे में और रामचंद्र जी के बारे में ये कौन शख्स है जिसने ये किताब लिखी और कौन शख्स है जिसने सैंक्शन की कि दिल्ली के बीए के कोर्स में चलेगी। छोटी छोटी बात पे लोग देश में आग लगाने की बात, उन्हें अपने जज्बात की बहुत चिंता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जिस दिन मेजॉरिटी के जज्बात की चिंता अगर किसी ने नहीं की
तो इस देश में आर्टिकल 35A और 370 नहीं हटेगा, बहुत कुछ हटेगा इस देश से। ये 70 साल हमारे इस कश्मकश में बीते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने जो पाप हम किए हैं, जो धोखे किए हैं, हमारी ये जनरेशन अगली जनरेशन को सच बताने में खप जाएगी। और सही नैरेटिव क्या है, सही इतिहास क्या है, उसको बताने में एक लंबा समय लगेगा, क्योंकि पुरानी आपको कहानी मिटानी है, तब आप नई इबारत लिखेंगे। एक जघन्य अपराध नहीं किया है, और अब तो अपराध खुलने की सीरीज शुरू हुई है। क्योंकि हमारे यहां एक बड़ा संकट है कि हर आदमी को पॉलिटिकली करेक्ट होने का बड़ा शौक है। हर आदमी चाहता है कि समाज में वो कोई ऐसी बात ना कहे जिससे कोई नाराज हो जाए, हम खत्म हो जाएं, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाए, हमारी 5000 साल पुरानी संस्कृति नष्ट हो जाए, लेकिन हमें दूसरे को खुश करने के लिए झूठ बोलना है। जिस नारे की बात जिंदल साहब ने की है, उस नारे के अलावा भी ऐसे नारे आपको सुबह से शाम तक घुट्टी की तरह पिलाए गए हैं कि कभी आपने उन नारों को, उन बातों को कहने से पहले कभी 2 बार अपने मन में दोहराएंगे तो आपको सच पता चलेगा। लेकिन आपको इस तरीके से रटाए गए हैं, इस तरीके से आपको याद कराए गए हैं कि लगता है कि इसके बारे में भी सोचना गुनाह है। और इसमें ज्यादातर हमारे लोगों का हाथ है, हमारे राजनीतिक लोगों का हाथ है, हमारे दानिश्वरों का हाथ है, प्रोफेसर्स का हाथ है, मीडिया के लोगों का हाथ है। क्योंकि इस देश में सच कहने की हिम्मत लोगों में बड़ी देर में आती है। मुझे इस बात की खुशी है कि इस दौर में मेरी पैदाइश से लेकर आज तक के दिन ये धारा 370 पार्टियों के मैनिफेस्टो के अंदर शोभा बढ़ाती थी। कभी इस पेज पे आती थी, कभी उस पेज पे चली जाती थी, और यह कहा जाता था कि जब तक वहां भी 260 में से पूर्ण बहुमत ना हो, यहां 545 में ना हो, तब तक तो यह हो ही नहीं सकती। मैं तब भी कहता था और आज भी कहता हूं इस बात को, इसके बारे में गुमराह किया गया देश को, झूठ बोला गया इससे देश के बारे में। और क्योंकि वो झूठ एक हिस्सा बन गया था, लिहाजा वो चल रहा था। ये मुमकिन लगता है आपको? इतनी वाइब्रेंट सोसाइटी, हर चीज पे विचार करने वाली सोसाइटी, हर बात पे डिबेट करने वाली सोसाइटी, हर ऐसे मुद्दों को उठाने वाले समाज जो छोटी छोटी चीजों पे चिंतित है, एक ऐसी प्रोएक्टिव जुडिशरी जिसको कबूतर पालना है कि तोता पालना है कि 5th फ्लोर पे पालना है कि 6th फ्लोर पे पालना है, कि महाकाल में पानी कितना चढ़ना है, कि दही हांडी की लंबाई कितनी होनी है, जलीकट्टू पे क्या करना है, अयप्पा पे क्या करना है, ये उसकी चिंता है उसको। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो सुबह से लेकर शाम तक भारत के संविधान को अलटती पलटती है, इतनी बार देखती है कि उससे ज्यादा दुनिया में किसी ने नहीं देखा होगा। लेकिन यह कैसे मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी संविधान के अंदर एक नाजायज धारा 35A को पिछले 70 साल से नहीं देखा? क्या मैं अगर यह कहूं कि भारत की सुप्रीम कोर्ट जो लंबे समय से जुडिशरी के लोग हैं वो इसमें हिस्सेदार थे, इसको दबा के रखा, इसको छुपाया गया, इसकी चर्चा नहीं हुई? हर छोटी छोटी बात की संविधान में चर्चा होती है, इतनी बड़ी बात की चर्चा कैसे नहीं हो सकती जो खुलेआम आपने 14 मई 1954 को डाका डाला भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और जब हमने इसको, हमारी टीम ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, तो आप ताज्जुब देखिए कि कुछ फैसले तो दिन रात की सुनवाई से आते हैं और कुछ फैसले तो सुबह की कोर्ट 6 बजे खुल के भी आते हैं, लेकिन यह सुनवाई अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है।
इसलिए मैं कह रहा हूं कि पॉलिटिकल विंग, अगर आपकी राजनीतिक इच्छा शक्ति है तो बगैर बहुमत के भी चीजें पास होती हैं। और जब आप अपना होमवर्क पूरा करके आते हैं और उस तैयारी के साथ आते हैं, क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन करना है और अभी करना है, तब धारा 370 भी हट जाती है 2 दिन में और 35A का भी पता नहीं चलता। यहां 2 महानुभाव की तस्वीर लगी है, उसमें से एक का सीधा संबंध जम्मू कश्मीर से है। जिस जम्मू कश्मीर की जमीन पर जाने के लिए परमिट लेना पड़ता था, परमिशन लेनी होती थी, जिस जम्मू कश्मीर में 370 को जवाहरलाल नेहरू ने अंबेडकर से लेके गोपाल स्वामी अयंगर तक की मर्जी के खिलाफ जाकर के लागू करवाने के लिए परपंच रटा, उसमें से एक परपंच की लाइन आपको बताना चाहता हूं। और यह सारा डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। यह अलग बात है कि आपको रोमिला थापर की किताब में नहीं मिली।